नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं ईसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का निज शुद्ध स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं जानी आश्रय नहीं लिया शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। शांत चित्त से बहुत गहराई में अपने उद्देश्य के साथ
कनेक्ट हो जाइए। लक्ष्य के प्रति पूर्ण एकाग्रता। और अपने लक्ष्य वाक्य को दोहराएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा के प्रति समर्पित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ का सेशन, आज का सेशन बोनस सेशन है और इस बोनस सेशन में आपने जो 11 से 15 सेशन खूब अच्छे से आपने इसके बारंबार समझा है, इसको बारंबार अंदर में घोला है और उसके घोलन के साथ जो समझ उभर के आई है और उसमें जो समझ आया उसको भी आपने समझा, परंतु जो नहीं समझ आया उसको भी समझने का प्रयास करना है। कई बार निर्णय करते हुए, कई बार जोड़ी मिलान करते हुए, कई बार सुधार के अंदर रहते हुए उस शैली को ही नहीं समझ पाए हो तो कुछ ऐसे चिंतनात्मक प्रश्न हैं, कुछ चिंतनात्मक प्रश्न हैं जिसमें चिंतन किसी ने किसी दिशा में किया तो किसी ने किसी दिशा में किया होगा। उसमें से कुछ प्रश्न हम यहाँ लेंगे ताकि आपको इजी हो जाएगा और जो आपने लिखा होगा, जो समझा होगा या बाद में आपको समझ आया होगा, वो भी सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तीसरा प्रश्न था, मैं चेतन में उत्पन्न होता हूँ पर चेतन का नहीं हूँ। मैं चेतन में उत्पन्न होता हूँ, मुझे पहचानों में से होगा ये, मैं चेतन में उत्पन्न होता हूँ पर चेतन का नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? तो बहुत से लोगों ने इसमें भाव लिखा है और सबने देखा होगा उसके ऊपर आपका क्रॉस लगा आया है, आपको नंबर नहीं मिला है, मार्क्स नहीं मिले और आप सोच में पड़े होंगे कि ऐसी क्या बात है। यहाँ पे भाव की तो बात थी, तो क्या इसके अंदर हमें चिंतन अभी अपेक्षित था कि भाव ये करेक्ट उत्तर क्यों नहीं है और करेक्ट उत्तर क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। क्या है इसका सही आंसर? विभाव है ना। अब भाव और विभाव में क्या अंतर है वो समझ में आती है, आपको समझ आ जाएगा। विभाव का मतलब है कर्माधीन भाव। विभाव दो ही होते हैं, शुभ और अशुभ भाव। और जब हम भाव शब्द बोलते हैं तो सबको पता होगा कि भाव कितने प्रकार के होते हैं, 3। भाव 2 प्रकार के नहीं होते, विभाव 2 प्रकार के हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं और भाव कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, है ना। शुद्ध भाव भी होता है, यानी शुद्ध भाव भी होता है जो स्वभाव के अंदर गिना जाता है, विभाव के अंदर गिना नहीं जाता है। इसलिए मैं चेतन में उत्पन्न होता हूँ पर चेतन का नहीं हूँ, चेतन का मैं नहीं हूँ। तो कर्माधीन भाव तो चेतन के नहीं है ना।
शुभ अशुभ भाव, जड़ भाव, विभाव वो कर्मों के नहीं हैं, इसलिए विभाव उत्तर इसमें करेक्ट था। जिन्होंने भाव लिखा होगा उनको थोड़ा चिंतन यहाँ अपेक्षित था, और वो चिंतन हो सकता अपने उत्तर लिखने के बाद आपको वो चिंतन आ ही गया होगा, तो भी कोई बात नहीं आया होगा तो अब भी आप इसका करेक्शन करके अपने समझ को और गहरा बना सकते हैं। इसी तरह से इस श्रृंखला के अंदर एक प्रश्न और था, जो क्वेश्चन नंबर है 46, और वो 46 वाला जो प्रश्न था वो करेक्ट ही था, राइट रॉन्ग में था, और बहुत से लोगों ने उसको रॉन्ग समझा है, रॉन्ग माना है। तो क्यों रॉन्ग माना होगा वो भी समझ लेते हैं, और क्यों ये सही है वो भी हमें समझ आ जाएगा। मैं ऐसा निर्मल चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ऐसा निर्मल चैतन्य स्वरूप हूँ जिसमें पर स्वयं झलकता है, जिसमें पर स्वयं झलकता है, क्योंकि मेरा स्वरूप कैसा है, निर्मल है। निर्मल यानी ज्ञान दर्पण की तरह है, और ज्ञान दर्पण की तरह निर्मल स्वरूप है। तो जैसे दर्पण में सब कुछ झलकता है, ऐसे ज्ञान दर्पण में भी क्या है, पर यानी सब कुछ वहाँ भी झलकता है। तो ये सेंटेंस कैसा है, राइट है। कुछ लोगों को समझ के अभाव में या कुछ और अपेक्षा उन्होंने समझ ली होगी, इसलिए शायद नहीं समझ आया हो, तो वो अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। और मूल बात एक, हाँ जी, मतलब पर में मैं ही झलक रहा हूँ। पर में तो नहीं लिखा है नीता जी, इधर पर में नहीं लिखा है, आप अपना वो देखिए, जिसमें पर स्वयं झलकता है, पर में मैं झलकता हूँ ऐसा तो नहीं लिखा है ना, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, विभाग को ठीक है, हाँ, विभाग को मतलब विकार भी बोल सकते हैं, देखिए विभाव, कर्माधीन भाव, जड़ भाव, विकार, विकल्प, राग, द्वेष, कषाय, ये सब एक ही है, एक ही फैमिली है, ये सब पर्यायवाची ही है। ठीक हो गया। अब जो बहुत अच्छे से जिन्हें नहीं समझ आया वो ये था, जोड़ी मिलान के अंदर क्षयोक्षम ज्ञान के साथ बहुतों ने सम्यक दर्शन की जोड़ी मिलाई, और फिर सारी जोड़ियां क्या होती गई, बिखरती चली गई उनकी। अब देखिए, इस छोटी से इस एग्जाम के अंदर भी एक जोड़ी जब आप सही नहीं मिलाते हैं तो क्या होता है ना, जब एक जोड़ी सही नहीं मिलाते हैं तो कितने सारे नंबर आपके एक साथ क्या हो जाते, गलत हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हमने क्षयोक्षम ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की जोड़ी आज तक मिलाई है, इसीलिए भाव भ्रमण बढ़ा है। क्षयोक्षम ज्ञान के साथ जिन्होंने सम्यक दर्शन को जोड़ लिया, तो क्यों जोड़ा होगा उनको भी समझ लेते हैं। क्यों नहीं है क्षयोक्षम ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ सम्यक दर्शन, और क्षयोक्षम ज्ञान के साथ राइट जोड़ी मिलान में क्या शब्द आना था वो भी आप लोगों को पता है, क्या आना था, इंद्रिय ज्ञान। बिल्कुल ठीक है। क्षयोक्षम ज्ञान के साथ सही मिलान था इंद्रिय ज्ञान। ठीक हो गया, क्योंकि कर्म का उदय बोलेंगे तो फिर से आपकी जोड़ी मिलान में कुछ गड़बड़ न हो जाए, इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान में सही जोड़ी मिलान था इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान यानी 5 इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान को क्या बोलते हैं, इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान, क्षयोक्षम ज्ञान, जिसे हम क्षयोक्षम ज्ञान बोलते हैं। अब क्षयोक्षम ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन की जोड़ी क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि क्षयोक्षम ज्ञान जो है वो क्या है, क्षयोक्षम और ज्ञान दो शब्द में ही समझ आ रहा है ना, इसमें दो चीजें हैं, क्षयोक्षम भी है और ज्ञान भी है। तो ज्ञान तो किससे कनेक्टेड है, आत्मा से, पर क्षयोक्षम आत्मा से कनेक्टेड है क्या, नहीं है। किससे कनेक्टेड है शिल्पी, कर्म से। हाँ, बिल्कुल सुंदर कि कर्म से कनेक्टेड है। कर्म का क्षयोक्षम, देखिए शब्द आप क्या यूज करते हो, कर्म का क्षयोक्षम, यानी कर्म का क्षयोक्षम। तो क्षयोक्षम किससे जुड़ा हुआ है, कर्म से जुड़ा है, पर ज्ञान कर्म से जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ दो चीजें हैं,
क्षयोक्षम ज्ञान, ये वन वर्ड नहीं है, ये दो है। क्षयोक्षम ज्ञान बोला जाता है एक साथ, परंतु इसमें ज्ञान का कनेक्शन किसके साथ है? आत्मा के साथ। और क्षयोक्षम का संबंध किसके साथ है? कर्म के साथ है। यानी क्षयोक्षम ज्ञान इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि क्षयोक्षम के लिए 5 इंद्रियां और मन की क्या है? सहायता है, जरूरत है, कर्म का उससे क्षयोक्षम है। पर जिस दिन कर्म का क्षयोक्षम नहीं रहता, जिस दिन इंद्रिय ज्ञान नहीं रहता, उस दिन भी ज्ञान तो रहता है कि नहीं? जब इंद्रियां नहीं होती तब भी ज्ञान होता है कि नहीं? होता है। जब कर्म नहीं रहते तब भी ज्ञान होता है। जब क्षयोक्षम नहीं रहता तब भी ज्ञान होता है। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। समझ आ रहा है? क्षयोक्षम ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। वो क्या है? इंद्रिय ज्ञान है। 5 इंद्रियां और मन से होता है, उसको हम ज्ञान बोल देते हैं, परंतु उसमें मुख्य क्या जा रहा है? कर्म का क्षयोक्षम, कर्म का उदय भी जा रहा है, क्षय भी जा रहा है और क्षयोक्षम भी जा रहा है। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन किसका गुण, किसकी पर्याय है, किसकी अवस्था है ये सम्यक दर्शन? कौन बताएगा? श्रद्धा गुण की, है ना? श्रद्धा गुण किससे कनेक्टेड है? कर्म से कि आत्मा से? आत्मा से। इसलिए आत्मा की ही पर्याय हुई कौन अवस्था हुई? सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र। इसलिए क्षयोक्षम ज्ञान का संबंध किसके साथ नहीं है? सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। इंद्रिय ज्ञान का संबंध भी सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। यानी क्षयोक्षम ज्ञान वो ज्ञान कर्म की अवस्था जिसमें अंदर समाहित है, मुख्यतः कर्म के क्षयोक्षम की है, परंतु उसके अंदर भी क्षयोक्षम कर्म का है और ज्ञान किसका है? कर्म का नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है, अपना है। ये समझना है। समझ आ रहा है सबको? क्षयोक्षम ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान के साथ ही क्यों जोड़ा और सम्यक दर्शन के साथ क्यों नहीं जोड़ा? जिन्हें नहीं समझ आया वो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस है हमारे साधना का। हाँ जी सुभाष जी, एक बार क्षयोक्षम ज्ञान को एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, क्षयोक्षम ज्ञान का मतलब है इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान का मतलब है 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है, माध्यम से। ज्ञान इंद्रिय का नहीं है, ज्ञान मन का नहीं है। 5 इंद्रिय और मन क्या है? माध्यम है। जैसे खिड़की दरवाजे माध्यम हैं और उसके अंदर से सूरज की रोशनी प्रकट हो रही है, तो हम क्या कहते? प्रकाश तो सूरज का है, परंतु किसके माध्यम से आ रहा है? खिड़की दरवाजों के माध्यम से। तो खिड़की दरवाजे कौन हो गए? ये 5 इंद्रियां और मन का माध्यम। और उसके अंदर से कौन प्रकट हो रहा है? ज्ञान। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। जैसे प्रकाश किसका है? सूरज का है। तो खिड़की दरवाजे अलग हैं और सूरज का प्रकाश अलग है। ऐसे ही 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से होने वाला इंद्रिय ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान में क्षयोक्षम अलग है और ज्ञान अलग है। इसलिए उसे यदि हम दोनों मिला के बोल रहे हैं क्षयोक्षम ज्ञान, यानी 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रकट होने वाला ज्ञान, तो वो ज्ञान कभी भी सम्यक दर्शन नहीं देगा, क्योंकि वो किसमें उलझाएगा? हमें पर में उलझाएगा। और जब तक स्व की तरफ नहीं आएंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अपने में अपनापन नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत सुंदर। हाँ, तो इससे एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं क्षयोक्षम ज्ञान का? एग्जाम्पल किस तरह का चाहिए आपको? 5 इंद्रियां और मन, यही तो एग्जाम्पल है नीता जी। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। हाँ, अच्छा, प्रकार चाहिए आपको? प्रकार चाहिए तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्षयोक्षम ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान है ना? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को बोलते ही यही है। 5 इंद्रियां और मन से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है। क्षयोक्षम ज्ञान जिसे बोला जाता है ना? तो उसको हम
क्षयोपशम ज्ञान का मतलब कर्म के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान या 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से प्रकट होने वाला ज्ञान, वो ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है। ये जब समझ आता है तो कितनी बड़ी भ्रांति दूर होती है। अगर वो भ्रांति दूर हो तो समझना जोड़ी मिलान सही हुआ, वरना नंबर वाला जोड़ी मिलान वो सही और गलत वो तो बहुत बार कर लिया। अंदर में ये समझ आए कि यदि आज मुझे याद रहता है तो मुझे जल्दी आत्मा का अनुभव होगा, ऐसा मानना तो सम्यक दर्शन से दूर हो जाना है। मुझे याद रहे कि न रहे वो तो पर्याय है, कर्म का क्षयोपशम है और क्षयोपशम ज्ञान मैं नहीं हूँ। कर्म का क्षयोपशम से होने वाला जो ज्ञान है, प्रकट होने वाला, वो ज्ञान मैं नहीं हूँ। फिर किसी को 32 शास्त्रों का ज्ञान है तो उसकी अब महिमा नहीं आएगी आपको। कोई बहुत अच्छा समझा रहा है तो उसकी महिमा नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो क्या है, वो भी तो क्षयोपशम है। और क्षयोपशम ज्ञान मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। मेरा ज्ञान तो कौन सा है? फिर पहचान है अपने ज्ञान की, मेरा ज्ञान कौन सा है? मेरा ज्ञान जान रहा है, जानना। हाँ, जानना सिर्फ मेरा ज्ञान नहीं है, अपने को जानना, अपने को जानना मेरा ज्ञान है। सिर्फ जानना में फिर हम पर की तरफ भी चले जाते, मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैंने उसको जाना, तो वो ज्ञान भी मेरा नहीं है ना। अपने को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, उसका नाम है, वो मेरा ज्ञान है। और मेरा ज्ञान तो मुझे ही जान रहा है और किसी को जान ही नहीं रहा। मेरा ज्ञान मुझे ही जानने में लगा हुआ है और क्षयोपशम ज्ञान पूरी दुनिया को जानने में लगा हुआ है। इसलिए दुनिया को जानने वाला ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सब बातें आपको समझ आएगी, पर इतनी भ्रांति निकल जाए कि क्षयोपशम ज्ञान की महिमा खत्म हो जाए, तभी किसकी महिमा आएगी? अपनी महिमा आएगी, आत्मा की महिमा आएगी, अपने में अपनापन होगा। जब तक क्षयोपशम ज्ञान की महिमा रहे, क्षयोपशम ज्ञान रहे, क्षयोपशम ज्ञान के बिना आत्मा की बात भी सुनने को मिलेगी, समझ नहीं आएगी। तो क्षयोपशम ज्ञान भले रहे, पर क्षयोपशम ज्ञान में मेरा अपनापन ना रहे। बहुत अंतर है ना दोनों बातों में। क्षयोपशम ज्ञान भले रहे, यानी मेरी बुद्धि भले तीव्र रहे, मेरी समझ शक्ति बहुत अच्छी रहे, 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो मुझे ज्ञान हो रहा है वो बहुत तेजी से होता रहे, कोई बात नहीं, पर उसमें अपनापन न रहे। कि यदि मैं 32 शास्त्रों को पढ़ करके याद रख के यदि मैं ये मानूं कि मैं ज्ञानी हूँ, तो ये हो गया क्षयोपशम ज्ञान में अपनापन। इसका नाम है अपनापन कर ले। क्षयोपशम ज्ञान रखे, हम ज्ञान पढ़े, हम ज्ञान सुने, हम आगम ज्ञान की बात कर रहे, आगम ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, ये सब हम पढ़े सुने, वो क्षयोपशम ज्ञान से ही होगा, परंतु वो उसमें अपनापन ना हो। अपनापन यदि उसमें हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा? नुकसान समझ आ रहा है? क्या नुकसान होगा? क्षयोपशम ज्ञान में यदि अपनापन हो जाए तो नुकसान क्या होने वाला है? अपनी ओर नहीं आएंगे। हाँ, यानी निज शुद्ध आत्मा का स्वरूप कभी जानने में ही नहीं आएगा, पहचानने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, अपनी महिमा नहीं आएगी, और अपनी महिमा नहीं आएगी तो अपने में अपनापन नहीं होगा, और अपने में अपनापन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, सिद्धालय में कैसे विराजेंगे? इसलिए क्षयोपशम ज्ञान हो पर क्षयोपशम ज्ञान की महिमा न हो, उसमें अपनापन न हो, इतनी सावधानी बहुत आवश्यक है। हाँ जी सुनीता जी। साहब जी, जगत में जितना भी टैलेंट दिखाई देता है वो सब क्षयोपशम ज्ञान। हाँ बिल्कुल, चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, लौकिक सारा ज्ञान जो है वो सब क्षयोपशम ज्ञान है, और यदि आगमों का ज्ञान भी है वो भी क्षयोपशम ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है वो भी क्षयोपशम ज्ञान है। यानी आत्म ज्ञान को छोड़कर से सारा ज्ञान जो है ना वो क्षयोपशम ज्ञान है, वो क्षयोपशम ज्ञान है।
क्योंकि हमें बाहर के दुनिया की तो इतनी महिमा नहीं आती सुनीता जी, परंतु ये जो आत्मा के बारे में कोई समझाए, कोई ज्यादा पढ़े, कोई ज्यादा शास्त्र पढ़े, कोई ज्यादा कंठस्थ कर ले, किसी को ज्यादा समझ आए, तो हमें लगता है उसको तो सम्यक दर्शन पहले हो जाएगा और मुझे तो होगा नहीं। ये जो मिथ्या मान्यता है वो निकल जाएगी जब ये पता लगेगा कि क्षयोक्षम ज्ञान में अपनापन नहीं करना है, अपनापन नहीं करना है, यानी उसे महान, उससे मैं महान हूँ ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि एक दिन क्षयोक्षम ज्ञान सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तो किससे चल रहा है, क्षय और उपशम से चल रहा है ना, कर्म के क्षय उपशम से चल रहा है। और वो सदा काल के लिए जब खत्म हो जाएगा, यानी जब केवल ज्ञान हो जाएगा, है ना, तो तब क्या होगा, तब भी तो मैं रहूंगा। इसलिए अपनी महिमा आए और अपने में अपनापन हो। अब एक प्रश्न था उलझन वाला सबके लिए, और वो था क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें लोगों ने अलग अलग ढंग से सोचा है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है। प्रकट को प्रकटाना नहीं, उसमें अपनापन करना है, और ये राइट था, और बहुतों ने राइट लिखने के बाद भी अंदर में कंफ्यूजन चलता रहा, और इसलिए कुछ प्रश्न हाउस में आए थे, उसमें मीनू का क्वेश्चन था ये, और उसे ये लगा कि भाई जो प्रकट है तो प्रकट तो शरीर है, प्रकट कौन है, शरीर है, सभी एग्री है ना इससे, प्रकट कौन है, शरीर है, प्रकट को प्रकटाना नहीं है, क्योंकि प्रकट दिख रहा है, कौन दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, तो उसमें अपनापन करना है। तो उसे लगा मीनू को कि ये आधा वाक्य कैसा है, सही है, और आधा कैसा जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है, परंतु ऐसा यहाँ पे नहीं है, आपको तो समझ आ रहा होगा। प्रकट को प्रकटाना नहीं, यानी जो आत्मा प्रकट है अपने ज्ञान के माध्यम से, जानना 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 के माध्यम से, कौन प्रकट है, आत्मा प्रकट है। ये प्रकट है, शरीर प्रकट है, मन प्रकट है, इंद्रियां प्रकट है, इसकी बात यहाँ नहीं है। जिन्होंने ऐसा चिंतन किया हो वो अपना करेक्शन कर ले कि ये प्रकट नहीं है चीजें। प्रकट कौन है, सदा काल, क्योंकि ये कितनी देर का प्रकट है, शरीर कितनी देर का प्रकट है, अभी जिससे बना उसमें मिल जाएगा, ये जिससे बना जिस पुद्गल पिंड से उसमें ये बिखर जाएगा, ये मिट जाएगा, परंतु ये जो सदा प्रकट रहता है वो अपने जानने से आत्मा क्या है, सदा प्रकट है, उसे प्रकटाना नहीं है, उसमें सिर्फ क्या करना है, अपनापन करना है। इसलिए ये वाक्य कैसा था, सही था। और 24वां एक वाक्य था जिसमें था स्वरूप चिंतन मेरा स्वरूप है, और बहुतों को ये वाक्य सही लगा। अब क्यों उन्हें सही लगा वो भी हम बता देते हैं। स्वरूप चिंतन करने मेरा स्वरूप है, उन्हें ये लगा कि भाई यही तो करना, इसी से तो आत्मा का अनुभव होगा, तो ये मेरा स्वरूप है। परंतु ये वाक्य गलत है। ये क्यों गलत है, किन्हें समझ आया? आस्था? स्वरूप चिंतन की परमात्मा है, मेरा स्वरूप तो मात्र ज्ञान है, जानना जानना, यानी स्वरूप चिंतन मेरा स्वरूप नहीं है, वो कर्माधीन है ना, स्वरूप चिंतन भी बिल्कुल ठीक है। यानी मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ। सही बोला मैंने कि कोई करेक्शन करेगा? इसमें करेक्शन करना है सुनीता जी को? तो सही है। महाराज जी, चिंतन विकल्प से होता है और जो स्वरूप है वो निर्विकल्प है। वो तो ठीक है, वो तो बता दिया ना, जैसे कर्माधीन है तो बात वही थी। मैं तो सोची कि आप मेरे सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं। स्वरूप चिंतन जो है, मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ। ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है सबको? ये वाक्य स्वरूप चिंतन करना मेरा स्वरूप नहीं है, मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ। विषय यानी सब्जेक्ट, मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ। सही है ना वाक्य? ये सही है। किनको गलत लगा ये वाक्य? किसी को भी नहीं गलत लगा? नहीं, गलत है साहब जी। अच्छा, क्योंकि मैंने टोन बदली तो आपने इसे गलत बोल दिया। अच्छा, मैंने भी फॉल्स से लिखा है उसको। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो आप नहीं सुन रहे सुनीता जी। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ। क्या आपने गलत सही किया, वो तो बात खत्म हो गई।
मैंने जो वाक्य बोला वो आपने सुना नहीं। स्वरूप चिंतन का विषय हूँ मैं, स्वरूप चिंतन का विषय हूँ, इसको करेक्ट करोगे आप? नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है बस। अब आप जो हम बोल रहे वो आप सुना, अभी आपने सुना। अभी तक आप अपनी उधेड़-बुन में थे कि मैंने क्या लिखा, राइट और रॉन्ग क्या किया। यानी स्वरूप चिंतन करना मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर मत करना स्वरूप चिंतन कल से, आज से, क्योंकि वो तो आपका स्वरूप नहीं है। अब क्या करेंगे? मेरा विषय तो है। हाँ, यानी स्वरूप चिंतन करना मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा मान करके, और मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ ये धारणा में पक्का करके। फिर से बोले, स्वरूप चिंतन करना मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा मानकर, और मैं स्वरूप चिंतन का विषय हूँ ऐसा धारणा में पक्का रख के, फिर जब आप स्वरूप चिंतन करोगे तो आप शब्दों में नहीं उलझोगे, फिर आप भाव में भी नहीं उलझोगे, फिर आप विकल्प में भी नहीं उलझोगे, क्योंकि डायरेक्ट आप कहाँ जाओगे? उस विषय को लक्ष्य बनाओगे, उस विषय की तरफ आप जाओगे। और वो विषय कौन है? वो मैं हूँ। मेरे गुणगान हो रहे हैं, स्वरूप चिंतन में क्या हो रहा है? मेरे गुणगान हो रहे हैं। ऐसा मान के अपने से फिर क्या हो सकेगा? अपनापन हो सकेगा। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न था जिसमें लोगों ने अलग ढंग से चिंतन करके शायद उसे नहीं समझा है। वो था क्रोध 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्रोध मेरे जानने में आता है। तो किसी की क्वेरी आई हुई थी हाउस के अंदर, शायद मीनू का ही क्वेश्चन था ये, कि क्रोध मेरे जानने में आता है, तो उसने ये समझा क्रोध मेरे शरीर में आता है। क्रोध मेरे जानने में नहीं आता, क्रोध मेरे कहाँ आता है? शरीर में आता है, और मुझ में प्रविष्ट नहीं होता है। ऐसा चिंतन उसने किया है, और किसी ने भी ऐसा समझा हो तो ये समझना होगा कि जानना और प्रकट होना। क्रोध शरीर पर दिखाई दिया, प्रकट हुआ। शरीर योग है ना, तो माध्यम पर वो चीज दिखाई देती है। कर्म का उदय मन वचन काया के माध्यम से उदय में आता है, यानी प्रकट होता है। तो शरीर पर क्रोध प्रकट हुआ। कैसे प्रकट होता है? कोई या तो तेजी से बोलेगा, किसी की आंखें लाल हो जाएगी, किसी की भ्रुकुटियां तन जाएगी, किसी का माथा गर्म हो जाएगा, कोई धन धन करके चलेगा। ये सब उसके क्या है? लक्षण प्रकट होने के। तो क्रोध शरीर पर प्रकट होता है, पर शरीर उसे जानता नहीं है। शरीर उसे जानता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए यहाँ क्या लिखा गया था? क्रोध मेरे जानने में आता है। क्रोध मेरे जानने में आता है, क्योंकि शरीर तो जानता नहीं। जानना किसका सब्जेक्ट है? आत्मा का। इसलिए क्रोध जानने में आता है, पर मुझ में वो क्या नहीं होता? प्रविष्ट नहीं होता। क्योंकि आप समझते हैं जानना और जाननहार दो अलग अलग है ना। जानना एक एक समय का है, और जाननहार त्रिकाल टिककर रहने वाला वो स्वरूप है। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपनी उलझन का भी पता लगा होगा। क्यों मैंने इसको राइट समझा, क्यों रॉन्ग समझा, क्यों ये चीज ऐसी मैंने समझी। समझ का सुधार मेन सुधार है, और इसमें एक सुधार की शैली दी गई थी, और बहुतों को वो शैली नहीं समझ आई। देखिए ऊपर लिखा होता है यदि वाक्य गलत हो तो उसे सुधारिए, और इसका मतलब वाक्य सही है तो राइट लिख दीजिए। पर आपने बहुत लंबे लंबे उत्तर लिखे उसको, है ना, तो वो जांचने वाले को बहुत तकलीफ हुई। जो जांचने वाली टीम थी वो घबरा उठी कि इन्होंने राइट और रॉन्ग का तो निर्णय नहीं किया, न वाक्य को समझा ही नहीं कि राइट है कि रॉन्ग है, और फिर उसका सुधार भी नहीं किया, है ना। यदि रॉन्ग लग रहा है तो पहले बताओ कि मुझे ये शब्द इसमें रॉन्ग लगता है, और इस शब्द का मैं सुधार के ये वाक्य को ऐसा समझती हूँ। तो आगे से जब भी आपको सुधार वाली शैली मिले तो अच्छे से बहुत लंबे लंबे उत्तर मत लिखिए। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं ना, वो जांचने वाला पकड़ ही नहीं पाता है, और इसलिए आप खुद भी उलझे हुए हो ऐसा लगता है।
यदि आपको टू द पॉइंट आता है तो आप बिल्कुल एक वाक्य में, एक शब्द में उसको आप समझा सकते हैं। तो आगे से सुधार वाली शैली में, क्योंकि जो जांचने वाली टीम है उनका ये सजेशन था कि सुधार वाली शैली के लिए सबको बता दिया जाए कि बहुत लंबे लंबे उत्तर ना लिखे, टू द पॉइंट लिखे, और राइट लगता है तो राइट का निशान डाल दे, फिर तो कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, और रॉन्ग लगता है तो क्या रॉन्ग लगा उतना ही सुधारे बस। अब महाराष्ट्री जी आपको परावर्तना कराएंगे बहुत सुंदरता से, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक एक प्रश्न के उत्तर जब आप निकालेंगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलिए। हाँ जी बोलिए। जैसे अपन ने बोला था कि ज्ञान या आत्मा तो प्रकट ही है, लेकिन अपन ने एक बार बीच में देखा था कि तो प्रकट से अप्रकट की तरफ जाना है। क्या था और अभी प्रकट ही है, इसमें क्या? हाँ ठीक बात है। वो जो प्रकट था ना केसरीमल जी, वो 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो दिखाई देता है ना, वो वाला प्रकट था। प्रकट से अप्रकट की तरफ जाना है ना, तो जो प्रकट था, जैसे 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमने जाना, जो हमने देखा, जो हमने समझा, उसको हमने प्रकट माना था, है ना। तो उसमें अपनापन तो नहीं करना था, इसलिए प्रकट से अप्रकट की तरफ जाके समझ आया कि यहाँ तो वो सदाकाल ही प्रकट है, तो उसको तो मुझे प्रकटाना ही नहीं है। तो पहले वो वाला प्रकट समझ आया, फिर आप अप्रकट की तरफ गए, अप्रकट की तरफ गए तो लगा ये तो प्रकट ही है चीज यहाँ पे, जिसे मैं अप्रकट समझता था, ये तो यहाँ प्रकट ही है, तो उसमें मुझे अपनापन कर लेना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छा चिंतन चलाया, बहुत सुंदर। हाँ अब हाँ जी, और कोई जिज्ञासा है किसी को? आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। जिनकी आवाज, हाँ 31st क्वेश्चन को एक बार आप एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? 31st क्वेश्चन क्या है, आप बोलिए। ज्ञान डैश है पर डैश नहीं। क्या है इसका आंसर आपको? अच्छा, ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है पर नहीं है, जाता नहीं है। ठीक हो गया, यानी ज्ञान जानता है पर जाता नहीं है। ठीक है ना, वेरी सिंपल, ये सहज। हाँ ठीक है। चलिए, अब जो है बोनस सेशन के अंदर 11 सेशन से लेकर के 15 सेशन तक के 5 सेशनों की लाइव परावर्तना, और सबसे पहले 3 शब्द आपके सामने ऐसे आएंगे जिसके 3 पॉइंट आपको बताने हैं, लेकिन सबसे पहले एक शब्द ही हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। नंबर 1 ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप के बारे में 3 पॉइंट्स बताने हैं। तो द पॉइंट आंसर चाहिए, 3 पॉइंट्स में चाहिए। अगर आप 1 पॉइंट बता सकते हैं तो 1 पॉइंट भी बता सकते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बहुत सुंदर। सुभाष जी बता रहे हैं, बता दिया उन्होंने। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और अनंत गुणों का समूह वो ज्ञान स्वरूप। हाँ, अनंत गुणों का समूह जो है वो ज्ञान स्वरूप। अनंत गुणों का समूह। कौन बोल रहे हैं ये? कौन बोल रहे हैं? सुनीता। सुनीता जी, ठीक है। और मैं विपुल आटा। हाँ विपुल जी बोलिए। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप में ऐसा भी जानना था कि एवरी टाइम एवरीवेयर एवरीवन को होता है, ये सदा ऐसा है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। ज्ञान स्वरूप जो है एवरी टाइम एवरीवेयर एवरीवन को होता है, और ये तो आपने बहुत अच्छे से जमा लिए बात को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है जो प्रत्येक को है, प्रत्येक आत्मा को है, प्रत्येक क्षेत्र में है और प्रत्येक समय पे है, और इसलिए ज्ञान स्वरूप के बारे में ये बात कहना बहुत सही है। और एक पॉइंट कोई बता दे। महर्षि वाणी। हाँ जी वाणी जी बताइए। हाँ हाँ जी, हाँ प्रणाम महर्षि। ज्ञान स्वरूप जहाँ जो अकारण है। अकारण है, ठीक, सहज है, अकारण है। हाँ जी सुनीता जी। साहब जी केवल ज्ञान नहीं,
ज्ञान स्वरूप की बात है। हाँ जी ममता जी बोलिए। मैं इक्वल्स टू आत्मा, आत्मा इक्वल्स टू ज्ञान, अभेद स्वरूप है मेरा। अभेद स्वरूप है मेरा, बहुत ज्ञान अच्छे। वहाँ है। अभेद स्वरूप है मेरा, यानी ये आत्मा, एक ज्ञान स्वरूप के बारे में हम जान रहे हैं। ज्ञान स्वरूप के बारे में पहला पॉइंट सुभाष ने बहुत सुंदर बता दिया, और उसके बाद सेकंड नंबर पर एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरीवन को होता है, और नंबर 3 पे कि ज्ञान अभेद स्वरूप वाला है, ज्ञान का स्वरूप अभेद होता है, और नंबर 4 पे ये बात समझने में अच्छे से आ गई। और यानी ज्ञान स्वरूप पूरा 11 से 15 सेशन के अंदर ये हमारे अंदर घुटना चाहिए कि ज्ञान स्वरूप यानी ऐसे पॉइंट्स आप सबको समझ में आने चाहिए कि ज्ञान स्वरूप को जाने बिना, ज्ञान स्वरूप में अपनापन किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। और केवल ज्ञान और ज्ञान स्वरूप का तो कोई मैच ही नहीं, सुनीता जी। ये तो बहुत लंबी चर्चा हमारी हो चुकी है सेशन के अंदर कि केवल ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। केवल ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान का जन्म होता है और मैं तो अजन्मा स्वरूप हूँ। मेरा जन्म नहीं होता, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। इसलिए केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन आदि मेरे स्वरूप नहीं है, परंतु केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से प्रकट होते हैं वो मैं हूँ, वो स्वरूप मैं हूँ। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। बाकी सब अपने को म्यूट रखे, जिन्होंने अनम्यूट कर करके रखे, सुनीता जी, कल्पना जी, सब अपने को म्यूट कर ले। यानी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये जितना अंदर में घुटेगा तब हमें 360 डिग्री से ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए हेल्प भी मिलेगी, और उसमें अपनापन भी हमारा अवश्य होता चला जाएगा कि स्वरूप एवरी वन में है, एवरी टाइम है, और एवरीवेयर वो पाया जाता है। बहुत सुंदर विपुल जी ने इसको बता दिया। अब आगे का नेक्स्ट शब्द है ज्ञान गुण। इसमें 3 पॉइंट्स बताने हैं आपको। ज्ञान गुण के बारे में आप क्या समझे हो वो आपने बताना है। अनिल महाराष्ट्री, अनिल जी, हाँ। प्रणाम महाराष्ट्री। जानना जिसको कहते हैं। ज्ञान गुण, गुण पूछ रहे हैं। अभी ऐसा है कि कोई भी है ना उत्तर सीधा मत बोलिए। हमारा ये रूल जो है आप फिर से याद कर लीजिए। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके सीधा बोलते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता, हमें सुनता भी नहीं, दूसरे लोगों को भी नहीं समझ आता है ना। तो आप अनम्यूट करिए, अपना नाम बोलिए, फिर महाराज जी नाम बोल दे, फिर आप उत्तर दीजिए, तो एक व्यवस्था आपके साथ अच्छे से बनी रहेगी, ठीक है। और एक ने अपना नाम बोल दिया तो दूसरा अपना नाम न बोले, उसको अपना उत्तर बोलने दे। तो ज्ञान गुण के बारे में, जैसे ज्ञान स्वरूप आपको समझ आया, ऐसे ज्ञान गुण समझ में आना चाहिए। ज्ञान गुण के बारे में 3 पॉइंट बताइए। किसने बताने, नाम बताइए। सुरेश जी बताइए। हाँ, ज्ञान गुण एक समय की क्रिया है। नहीं, बिल्कुल अनिल जी का भी पॉइंट सही नहीं है, सुरेश जी का भी पॉइंट सही नहीं है। हाँ जी, उषा जी, उषा गोयल। उषा जी बताइए, उषा गोयल। हाँ, ज्ञान गुण अन्य गुणों, जैसे आत्मा में अन्य गुण है, ऐसे आत्मा में ज्ञान गुण भी है, और ज्ञान स्वभाव भी है, और ज्ञान स्वभाव को। अच्छा, और किसने नाम लिया था? अपना नाम बताइए। हाँ, सुनीता जी बताइए। ज्ञान जानना मेरा स्वभाव है। ज्ञान गुण मेरा स्वभाव है, जानने का। ज्ञान गुण मेरा स्वभाव है। हाँ, सीमा जी बताइए। सीमा जी बताइए। श्रद्धा और चारित्र मेरा ही गुण है। नहीं, ज्ञान गुण की बात कर रहे, श्रद्धा और चारित्र की तो बात ही नहीं चल रही। सीमा जी। हाँ जी, केसरीमल जी बताइए। हाँ, ज्ञान के प्रकाशक है, स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान गुण स्व पर प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश, ठीक है। और किसने बताना था? नाम बताइए, और बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए। फाल्गुनी बताओ। बताइए महाराज साहब, ज्ञान गुण से अन्य गुणों को जाना जाता है। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, एक पॉइंट एकदम कंप्लीट बताया फाल्गुनी ने। ऐसा कोई कंप्लीट पॉइंट हो तो वो अपना नाम बताए। शैली बोलो। हाँ, ज्ञान गुण के कारण ही अपने स्वरूप को जान पाते हैं। ज्ञान गुण से ज्ञान स्वरूप को जान पाते, ये बोला आपने? हाँ जी, हम अपने स्वरूप को तभी पहचान पाते हैं। ज्ञान गुण से पहचान पाते हैं। अच्छा, और किसने बोलना था? हाँ जी, नाम बताइए। मैं ट्राई करूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से ज्ञान गुण प्रकट होता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। मैं ट्राई करूँ, ज्ञान गुण से भरपूर है। नहीं, ये भी नहीं। हाँ जी, सुनीता जी आप बताइए। शायद जी 6 द्रव्यों में सिर्फ नहीं, द्रव्य की तो बात ही नहीं कर रहे, द्रव्य की तो बात ही नहीं कर रहे। ज्ञान गुण पे फोकस करिए, ओनली ज्ञान गुण। हाँ जी, नीता जी। नीता जी। लखन वलय महाराज, जहाँ ज्ञान है वहीं अनंत गुण है। बहुत सुंदर, अनंत गुणों को उसमें लिए हुए है। बहुत सुंदर, ठोस पॉइंट बताया। जहाँ ज्ञान गुण है वहाँ पे अनंत गुण है। गुण के बारे में ये याद आना चाहिए। फाल्गुनी ने भी बहुत सुंदर बताया और आपने भी बहुत सुंदर बताया, केसरीमल जी ने भी अच्छा बताया। इसके अतिरिक्त कोई किसी को 1 लाइन में बताना हो तो वे बता सकते हैं। उषा को। हाँ जी, बताइए। हाँ, आत्मा को जानने वाला भी ज्ञान ही है। हाँ, ठीक बात है। आत्मा को यानी वही ज्ञान स्वरूप को जानने वाला, स्व पर प्रकाशक, उसमें वो आ गया। यानी गुण के बारे में आप देखिए, जब भी हम गुण बोलते तो नंबर 1 जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है, ये याद रहना चाहिए। ज्ञान एक गुण है और गुण को ही स्वभाव बोलते, स्वभाव और गुण एक ही चीज होती है। तो जहाँ एक गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आत्मा का एक गुण पूरी आत्मा में फैल के रहता है, एक जगह 2 जगह छोड़ के नहीं रहता। पूरी आत्मा में फैल के एक गुण रहता है, फिर पूरी आत्मा में फैल करके दूसरा गुण रहता है। तो फिर जहाँ एक गुण है वहाँ कितने गुण हो गए? अनंत गुण हो गए। यानी गुण और गुणी दोनों अभेद हैं। गुण और गुणी, गुणी समझ आ रहा है कौन है? गुण तो समझ आ गया आपको, गुणी यानी मैं। गुण जिसमें रहते हैं उसका नाम गुणी होता है। तो गुण अनंत गुणों का घनपिंड मैं हूँ, मेरे अंदर ये अनंत गुण रहते हैं, तो गुणी मैं हो गया। तो गुणी और गुण दोनों कैसे हैं? अभेद ही रहते हैं। और ज्ञान, तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उस तरफ शायद आपका चिंतन नहीं गया। ज्ञान गुण बोलते ये याद आना चाहिए कि ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही रहता है। प्रत्येक गुण सदा अपने रूप ही रहते हैं, यानी एक गुण दूसरे रूप नहीं हो जाता है। ना कितनी बड़ी बात। एक साथ रहते हैं सारे, जहाँ एक है वहाँ अनंत रहते हैं गुण, परंतु एक गुण आज तक दूसरे गुण रूप नहीं हुआ। कितना बड़ा व्यवस्था है, कितनी बड़ी व्यवस्था है ये। एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता। ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही रहता है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण आत्मा के हैं, और ज्ञान गुण जो है वो ज्ञान गुण गुणी के साथ सदा अभेद रहता है। जैसे आंख और शरीर का उदाहरण था ना अभेद के लिए, ऐसे अनंत गुण भी आत्मा के साथ कैसे रहते हैं? अभेद रहते हैं। यानी महाराज जी चाहते हैं कि ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुण, और तीसरा शब्द अब आपको दे रहे, ज्ञान अवस्था। तीसरा शब्द आ रहा है ज्ञान अवस्था। उसमें भी 3 पॉइंट बताओगे तो जानने में आएगा कि 360 डिग्री से हमने ज्ञान को जान लिया। रचना। हाँ जी, रचना जी बोलिए। हाँ, अनवस्था यानी सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, मोक्ष, ये सब ज्ञान की अवस्था है। नहीं, ज्ञान अवस्था नहीं, ये नहीं है रचना जी, और चिंतन करना होगा। ज्ञान अवस्था से क्या समझ आया? ज्ञान अवस्था। हाँ, नंदिता जी बोलिए। महाराज मैं बताऊँ? नंदिता जी बोल रहे हैं। हाँ, ज्ञान एक समय का जानना हो, ज्ञान हाँ जी, पर्याय है ना। जब हम एक का नाम बोले, जैसे नंदिता जी का नाम बोले, तो बाकी आप स्टॉप हो जाए ताकि हमें सुनाई दे वो क्या बोल रहे हैं। हाँ जी नंदिता जी, ज्ञान अवस्था यानी पर्याय। बहुत सुंदर। यानी पर्याय का मतलब एक समय,
पर्याय यानी क्या है? एक समय। पर्याय यानी क्या है? बहता प्रवाह। पर्याय यानी क्या है? अवस्था। पर्याय यानी अवस्था। तो ज्ञान गुण की एक समय की अवस्था का नाम क्या है? पर्याय है। तो जब हमने ज्ञान अवस्था बोला तो एक एक समय याद आना चाहिए। ज्ञान अवस्था यानी एक एक समय। बहुत सुंदर। और कोई दूसरा पॉइंट बताइए रिची। महाराज जी, अवस्था से ही सत्ता को पकड़ा जाता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। यही साधना के लिए मूल पॉइंट है। अवस्था से ही सत्ता पकड़ में आती है। क्यों पकड़ में आती है रिची? शिल्पी बता दे। अवस्था से सत्ता पकड़ में आती है क्योंकि सत्ता की तो अवस्था है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यानी एक समय की पर्याय में कौन व्याप्त है रिची? सत्ता ही तो व्याप्त है। इसलिए अवस्था में सत्ता मौजूद है। अवस्था में सत्ता मौजूद है। जैसे उदाहरण दिया था ना, मटके में मिट्टी ही तो मौजूद है। ऐसे अवस्था में सत्ता मौजूद है। एक एक समय की ज्ञान पर्याय में मैं ही मौजूद हूँ, मैं ही उपस्थित हूँ, मैं ही उसमें व्याप्त यानी फैला हुआ हूँ। बहुत सुंदर पॉइंट था ये। एक पॉइंट और बता दीजिए। हाँ जी अनिल जी बता दीजिए। जी प्रणाम महाराज जी। इसमें यहाँ पर स्वयं पर प्रकाशक भी कैसे? स्व पर प्रकाशक तो ज्ञान है ही है। अवस्था के बारे में क्या पकड़ में आता है? महाराज साहब, मैं एनी ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, एनी ट्राई करो। हाँ महाराज साहब की यही कि मैं अवस्था प्रयत्न नहीं। बहुत मुझे एनी नाम बोलते ही ये पता था कि ये यही बोलेगी। इसके अंदर ये इतना गया है कि मैं अवस्था पर्यंत नहीं हूँ और ये अंदर जाना चाहिए। मैं अवस्था पर्यंत नहीं हूँ, मैं बहते प्रवाह में व्याप्त हूँ, परंतु मैं बहता प्रवाह नहीं हूँ। क्योंकि प्रवाह तो आगे निकल जाता है, यानी एक एक समय का है, परंतु मैं तो कैसा हूँ? त्रिकाल हूँ, सत्ता स्वरूप मौजूद रहता हूँ। बहुत सुंदर सबने उत्तर दिए हैं। हाँ, सदा टिक कर रहने वाला। यानी आप देखिए यहाँ पर महाराज जी ने ये जो तीन चीजें जो आपको बताई है। अब सब अपने आप को म्यूट रख लीजिए ताकि आपकी आवाजें हम तक ना आए। यानी ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुण और ज्ञान अवस्था। जब इसका चिंतन शिल्पी ने किया तो उसने हमें बताया कि महाराज जी, जब मैं इसका चिंतन कर रही थी तो उसे याद आ रहा था बोधि बीज, मिरर नाव और आत्मचिंतन। उसने जोड़ लिया ज्ञान अवस्था यानी ये बोधि बीज के सेशन है, ज्ञान गुण जो है वो मिरर नाव के सेशन है और ज्ञान स्वरूप जो है वो आत्मचिंतन के सेशन है। ये उसने अपनी तरफ से बताया और तब हमें भी लगा कि ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गुण और ज्ञान अवस्था। अब इन तीन चीजों में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये जो तीन चीजें, तीन पॉइंट आपने सुने हैं, उसको एक बार फिर से सुनना, फिर अपना चिंतन करना, फिर अपना स्टैंप लगाना। अब आपको सिर्फ परावर्तना का मतलब क्या होता है, एक सैंपल चखाना है कि किस तरह से चिंतन करना है, किस तरह से ज्ञान अवस्था को समझना है, किस तरह से ज्ञान गुण को समझना है और किस तरह से ज्ञान स्वरूप को समझना है। तब जाके आप 360 डिग्री से ये समझ सकते हैं। बहुत सुंदर है, सबका चिंतन अच्छा है और भी समझ के घनपिंड सब हो और प्रयास करोगे तो और सबकी समझ अवश्य ही गहरी होगी। अब आगे महाराज जी दूसरी स्टाइल से आपको परावर्तना कराएंगे। अब आपके सामने दो शब्द आएंगे और उन दो शब्दों के संयोग से आपने बोध वाक्य बनाना है। बोध वाक्य बनाना है और हो सके तो उस बोध वाक्य का क्यों भी बताना होगा कि क्यों आपने ये बोध वाक्य कैसे बनाया। नंबर 1 शब्द है एक गुण और दूसरा शब्द है अनंत गुण। उषा बोले। हाँ जी उषा जी बता दीजिए। जहाँ आत्मा का एक गुण है वहीं उसके अनंत गुण है। क्यों भी बताइए। क्योंकि जहाँ आत्मा का एक गुण फैला है वहाँ पे पूरे में आत्मा के अनंत गुण फैले हैं और वो असंख्यात प्रदेशों में फैले।
क्यों? हाँ, थोड़ा सा और उत्तर में गहराई चाहिए कि जहाँ आत्मा का एक गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण क्यों है? क्योंकि आत्मा का एक गुण पूरी आत्मा में व्याप्त होके रहता है, फिर दूसरा गुण भी पूरी आत्मा में व्याप्त होके रहता है, व्याप्त यानी फैल करके रहता है। तो आत्मा कैसी? असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेशों में एक गुण व्याप्त है, फिर दूसरा गुण भी वैसा ही व्याप्त है, तीसरा भी वैसा ही व्याप्त है। तो जहाँ एक गुण है वहाँ कितने आ गए? अनंत, क्योंकि गुण कितने हैं? अनंत हैं। यानी जहाँ आत्मा का एक गुण है वहाँ आत्मा के अनंत गुण है। नंबर 2, एक शब्द है विभाव और दूसरा शब्द है शुद्ध। बोध वाक्य बनाना है इन दो का, और क्यों के साथ बताना है। क्यों के साथ जब आप बताते हो ना तो आपकी डेप्थ आ जाती है, अंदर में गहरे हो जाते हो आप। हाँ ममता जी बताइए। विभाग के काल में भी मैं शुद्ध हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्यों शुद्ध हो ममता जी? क्यों? किसी का प्रवेश नहीं। बहुत सुंदर। यानी अशुद्धि के काल में भी मैं शुद्ध ही हूँ। बहुत प्रयोग करती होगी ममता जी इस वाक्य का, तभी इंस्टेंट निकला है मुंह से। क्यों ऐसा? क्योंकि अशुद्धि का मुझ में प्रवेश नहीं। अशुद्धि है, कर्मों की अशुद्धि है, विकारों की अशुद्धि है, कषाय है, राग द्वेष है, सब कुछ है, परंतु उन सब का मुझ में प्रवेश नहीं है। इसलिए अशुद्धि के काल में भी मैं तो सदा ही कैसा हूँ? शुद्ध ही हूँ। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, पर्याय और द्रव्य। पर्याय और द्रव्य का बोध वाक्य बनाना है और क्यों के साथ बताना है। महाराज जी कनिका। हाँ कनिका बताओ। महाराज जी पर्याय दृष्टि से मैं अभी अशुद्ध हूँ, पर दृष्टि से मैं सदा शुद्ध हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कनिका। पर दृष्टि नहीं पूछा था महाराज जी ने, है ना? पर्याय और द्रव्य। तुमने पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि का सुंदर वाक्य बनाया, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर गया है। जब कभी बाहर देखती है तो सोच लेती पर्याय दृष्टि से मैं कैसी हूँ? अशुद्ध हूँ, परंतु द्रव्य दृष्टि से मैं शुद्ध हूँ। बहुत सुंदर है। पर पर्याय और द्रव्य से अपन वाक्य बनाते हैं, बोध वाक्य। बोध वाक्य। हाँ जी शिल्पी। मतलब पर्याय और द्रव्य अभेद है। पर्याय और द्रव्य अभेद है और एक है। मतलब पर्याय और द्रव्य अभेद है। हाँ, क्यों भी बता दो शिल्पी। क्योंकि द्रव्य की ही एक समय की अवस्था पर्याय है। ठीक है। और पर्याय की एक समय की अवस्था में फैला हुआ द्रव्य की है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर वाक्य बनाया। फिर भी शिल्पी ये था कि महाराज जी ने बोध वाक्य बोला। बोध वाक्य ये स्टेटमेंट हो गई, राइट है स्टेटमेंट, पर वो बोध वाक्य हो जिससे आपको अंदर में बोध मिले। बात बिल्कुल सही है, परंतु बोध वाक्य भी बनाया जा सकता है। इसका कौन बनाएगा बोध वाक्य? नंदिता जी। हाँ जी नंदिता जी। हाँ महाराज जी, हर पर्याय में द्रव्य ही मौजूद है। बहुत सुंदर। हर पर्याय में द्रव्य ही मौजूद है। बहुत सुंदर बात है। और इसको गहराई में ले जाएंगे नंदिता जी, तब आपका ये वाक्य बनेगा। और वो वाक्य होगा, द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय शुद्ध होती है। ये साधना के लिए बोध है, ये बोध वाक्य है। आप सबने अच्छा बताया, सुंदर बताया है। यानी द्रव्य के आश्रय से ही पर्याय क्या होती है? शुद्ध होती है। पर के लक्ष्य से तो अशुद्ध होती है, और द्रव्य के आश्रय से कभी भी द्रव्य और पर्याय का चिंतन चले तो ये सबसे पहले बोध अंदर जागना चाहिए, ताकि पर्याय किधर ढल जाए? अपनी तरफ, द्रव्य की तरफ ढल जाए। बहुत सुंदर। महाराज जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैं द्रव्य हूँ पर्याय नहीं। मैं द्रव्य हूँ पर्याय नहीं, परंतु रुचि पर्याय कभी भी पूरी भिन्न नहीं है ना, पूरी भिन्न नहीं है। तो वो दृष्टि का विषय जब आप बनाते हो द्रव्य को, तब आप चिंतन में ये ले लेते हो, पर कथन में ये नहीं लेते हो। कथन में तो उसको कथनचित ही रूप देखा जाता है, अपेक्षा से देखा जाता है। ठीक है। हाँ। आगे का है शुभ भाव और दूसरा शब्द है जानना। शुभ भाव और जानना। बहुत सुंदर बोध वाक्य बनेगा इससे। शुभ भाव और जानना।
हाँ जी रचना। हाँ को जानने वाला भी मैं ही हूँ। शुभ भाव को जानने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, यानी शुभ भाव को करने वाला मैं नहीं हूँ, शुभ भाव को जानने वाला मैं हूँ। बहुत सुंदर वाक्य इन्होंने बता दिया है रचना जी ने। इसको कौन गहराई देने वाला है आगे की? इसके आगे गहराई और है, डेप्थ है इसमें। नीता जी बोलिए। जानना अनंत है, शुभ भाव अनित्य है, आएगा और चला जाएगा, और जाना अनादि अनंत काल तक चलता रहेगा। अच्छा, ठीक बात है, ठीक बात है। और जो ये रचना जी ने वाक्य बोला, सुंदर बोला कि मैं शुभ भाव को जानने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ। बहुत सुंदर बोध वाक्य है ये। और इसको यदि डेप्थ दे तो कैसे दे सकते हैं? उषा को रंजना जी बताइए। हाँ मैं बताऊँ नीचा? हाँ नीचा रंजना जी बोल ले, फिर आपका नंबर लेते हैं। हाँ ये शुभ भाव तो कर्म के उद्देश्य आया है और उसको मैं जानने वाला हूँ। ठीक बात है। रचना जी ने और रंजना जी ने जितना इनके नाम में अंतर है ना, वैसा ही अंतर किया है वाक्य के अंदर। यानी मैं इसे जानने वाला हूँ, मैं इसे करने वाला नहीं हूँ। और इसको डेप्थ देगी निशा। हाँ जी महाराज जी, शुभ भाव को जानने के काल में भी मैं अपने आप को ही जान रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ कमी नहीं रखी निशा ने एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए। बहुत सुंदर बता दिया। शुभ भाव को जानने के काल में भी मैं ही जानने में आ रहा हूँ। क्यों ऐसा बोला इसने? क्योंकि शुभ भाव, रचना जी रंजना जी, शुभ भाव जहाँ जानने में आ रहा है, कहाँ जानने में आ रहा है? जहाँ जानने में आ रहा है वहाँ तो मैं ही हूँ। तो इसलिए वाक्य बनाया निशा ने, शुभ भाव को जानने के काल में, जानने वाला मैं हूँ, परंतु शुभ भाव को जानने के काल में भी जान तो मैं अपने को ही रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। अब मैं चमत्कार बोल दूं तो थोड़ा आपको ज्यादा उल्लास आएगा, इसलिए शब्द बदल दिया मैंने। चमत्कार क्या होगा कि जहाँ ये जानने में आ रहा है वहाँ शुभ भाव आया नहीं, और जो ये जानने वाली पर्याय है वो वहाँ गई नहीं। फिर यहाँ कौन रहा? यहाँ उस एक समय की पर्याय में कौन रहा व्याप्त होकर के? वही तो मैं हूँ। इसलिए मैंने एक्चुअल में जाना किसको है? मैंने अपने को ही जाना है, अपने को ही जाना है। इसलिए जब भी आप इस वाक्य तक आ जाओ ना कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, तो दूसरी गहराई में जाने के लिए आपको जहाँ शब्द याद रखना है। जहाँ ये जानने में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? शुभ भाव तो शुभ भाव को नहीं जान रहा, एक एक समय की पर्याय में जानने में आ रहा है। एक एक समय की पर्याय में फैला हुआ कौन है? वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। तो मैंने जानना किसको है? मैंने अपने को ही जाना है। इसलिए शुभ भाव हो, अशुभ भाव हो, शुभ क्रिया हो, अशुभ क्रिया हो, सबको जानने के काल में मैं ही जानने में आ रहा हूँ। तो पर से लक्ष्य ही हट जाएगा। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। पर से लक्ष्य हट जाएगा, नंबर 1। अपने से अपनापन हो जाएगा, नंबर 2। और अपने से अपनापन हो गया तो आपके सारे काम सिद्ध हो गए, सारे काम सिद्ध हो गए। अपने से अपनापन होते ही सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होगा तो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान होगा तो सिद्धालय। फिर तो आपको कुछ कृतकृत्य स्वरूप आपका प्रकट होने वाला है। बस लास्ट शब्द। अब लास्ट शब्द है देहाकार और ज्ञानाकार। देखिए बहुत इजी महाराज जी आपको शब्द देते हैं ताकि आप क्यों के साथ इसके उत्तर दे सके। बोध वाक्य क्या मिलता है इससे? विपुल बता दे। हाँ विपुल जी बताइए। हाँ होते हुए ज्ञानाकार ही हूँ। मैं देहाकार होते हुए ज्ञानाकार ही। बहुत सुंदर, इन्होंने कितना वर्ड सुंदर यूज किया देखिए, इसलिए मैंने दोबारा सुना इनको। मैं देहाकार दिखते हुए भी, दिखते बोला, मैं देहाकार दिखते हुए भी ज्ञानाकार हूँ। ये वाक्य एक दिन में 10 बार आपको याद आए तो अपनी तरफ आना इतना इतना इजी है। जितनी बार आप देखते सारा दिन देह को है ना, ये देहाकार दिखते हुए भी, दिखती तो आत्मा देहाकारी है ना,
तो आत्मा देहाकार दिखते हुए भी देहाकार नहीं है, ज्ञानाकार ही है। इसका क्यों कौन बताएगा? बहुत सूक्ष्म क्यों है इसका अर्थ? महाराज, क्योंकि मेरे प्रदेशात्मक गुण के कारण मैं ज्ञान का आकार देता हूँ, देह का आकार। ठीक बात। यानी प्रदेशत्व गुण जो है, प्रदेश से मतलब इसका प्रदेशत्व गुण दोनों का अलग अलग है। देह एक अलग द्रव्य हो गया ना, पुद्गल द्रव्य हो गया वो, और आत्मा एक अलग द्रव्य हो गया। तो दोनों द्रव्यों का प्रदेशत्व गुण जुदा जुदा है। हमारी बात मिरर नाव में एक आकार के बारे में जब हुई थी तब ये प्रदेशत्व गुण की जिक्र हुआ था। तो प्रदेशत्व गुण आकार से संबंधित है, तो दोनों का आकार भिन्न भिन्न है। पर स्थूल रूप से मैं देहाकार दिखता हूँ, पर मैं देहाकार हूँ नहीं। दिखना और होना दोनों अलग अलग है, लगना और होना दोनों अलग अलग है। तो मैं दिखता हूँ देहाकार, पर मैं देहाकार नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि ये प्रदेशत्व गुण का आकार ये अलग है, ये देह का आकार है, मेरा आकार नहीं है। ये मेरा आकार कौन सा आकार है? ज्ञानाकार। मैं ज्ञानाकार हूँ, तो अपने आप देह के अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड से दृष्टि हटाने के लिए, अपनत्व हटाने के लिए ये एक एक बोध वाक्य वाकई में आपके बहुत काम का है। ये सारी परावर्तना को आप सिर्फ लिखने, पढ़ने, समझने तक सीमित मत रखना, इसका प्रयोग करना। ये बोनस सेशन वाकई में आपको मिरर नाव का बोनस सेशन है ना, मिरर नाव बना के छोड़ेगा आपको। समझ ही गए? मिरर नाव बना के छोड़ने का मतलब मैं ज्ञान स्वरूप दर्पण की तरह हूँ, मैं ज्ञान दर्पण हूँ, मैं ज्ञान का मिरर हूँ। नाव यानी अब से ये नाव सबका अलग अलग है, जब जिसको समझ आ जाए उसके लिए वो नाव है ना। नाव यानी पर्याय है, पर्याय में अब सिर्फ ये ज्ञान दर्पण ही यानी मैं हूँ और कोई अन्य है ही नहीं। इतना भी किसी को समझ आ जाए, याद रह जाए, प्रयोग में आ जाए कि देहाकार दिखते हुए भी मैं तो ज्ञानाकार ही हूँ। शुभ भाव हो कि अशुभ भाव को जानने के काल में भी मैं ही जानने में आ रहा हूँ। ये दो वाक्य भी आपको, अंतिम वाक्य भी याद रह जाए तो आज की ये परावर्तना आपके लिए 1 स्टेप अप कराने वाली बनेगी, साधना के अंदर आपको तीव्रता देगी। ऐसी भावना बाते हुए समापन की ओर। मंगलम मंगलम